बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आमदन से जायद असासे और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। 1 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। घर के खाने, अद्वियात और अहल खाना से मुलाकात की इजाजत। सिराज दुर्रानी कहते हैं, मुझसे नैब ने कुछ चीजें मांगी जो मैंने फराहम की थी। नैब ने इंक्वायरी के लिए बुलाना था लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे बच्चों के साथ घर पर बहुत ज्यादती हुई। मुझे अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असेंबली के इजलास में आगा सिराज दुर्रानी की गिरफ्तारी पर बहस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। साबिक स्पीकर असेंबली अयाज सादिक ने अराकीन में स्याह पट्टियां तकसीम की। एहतजाजी अराकीन की नशिस्तों पर न बैठने पर स्पीकर असद कैसर अपनी नशिस्त से उठकर चले गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर की रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे का सरबराह होने के नाते मैं स्पीकर को नैब गर्दी से नहीं बचा सका। कराची वालों के लिए खुशखबरी। हालिया बारिशों के बाइस हब डैम में काबिल इत्मीनान हद तक पानी आ गया। जिला गरबी और जिला वस्ती के इलाकों को हब डैम से मौसम गर्मा के अख्तिताम तक पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला की शहरियों को मुबारकबाद। मजीद बारिशों के लिए दुआओं की अपील। ट्रैफिक पुलिस का स्कूल वैन और इंटरसिटी बसों में नस्ब CNG सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई। 150 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग। मुताद्दिद गाड़ियों के CNG सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए गए। हजारों रुपए जुर्माना आयद। DIG ट्रैफिक कहते हैं, स्कूल के बच्चों और दीगर अफराद की जानो माल की हिफाजत के लिए इस तरह के इकदामात को बिला इम्तियाज जारी रखा जाएगा। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन भी इस बात की तस्दीक कर लें कि गाड़ी महफूज है या नहीं। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आगा सिराज दुर्रानी के हवाले से। आज अदालत में पेश किया गया। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आगा सिराज दुर्रानी को नैब के हवाले कर दिया गया है। घर से खाना लाने की इजाज़त है, अद्वियात की इजाज़त है, घर वालों से मिलने की इजाज़त है। लेकिन आगा सिराज दुर्रानी का ये कहना है कि उनके घर पे छापे के दौरान घर वालों से बहुत ज़्यादती की गई। और इसी हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि आगा सिराज दुर्रानी का ये कहना था कि मुझसे कुछ चीज़ें मांगी गई थी जो मैंने फराहम कर दी थी और उसके बाद नैब ने मज़ीद इंक्वायरी के लिए बुलाना था लेकिन मुझे इस्लामाबाद से गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी हवाले से आज कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद भी पेश की गई। काफ़ी शोर शराबा हुआ और इस हवाले से स्याह पट्टियाँ बांधी गईं जो कि अयाज सादिक ने अरकान असम्बली को बाँटी। और काफ़ी मतलब एक बदनज़मी सी, एक शोर शराबे की कैफियत नज़र आई कौमी असम्बली में। और अब सूबाई असम्बली में भी करारदाद पेश की जा रही है। इसका फ़ैसला कर लिया गया है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ और उसमें फ़ैसला किया गया है कि आगा सिराज दुर्रानी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले जाएंगे, उन्हें बुलाया जाएगा, सिंध असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और वहाँ पे भी मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, सुन सकता हूँ जी। हलीम आदिल शेख साहब, सिंध में ख़ास तौर पे जिस तरह आगा सिराज दुर्रानी को स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से और फिर अब आज उन्हें 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया गया है। सर, सिंध में काफ़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, बल्कि अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद सिंध से ताल्लुक़ रखने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आगा सिराज दुर्रानी के साथ ये कुछ किया गया है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, मैं कहता हूं कि तीन अलग चीजें हैं। एक है आगा सिराज दुर्रानी साहब का केस है, वो एक नैब का रेफरेंस है या इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है, वो नैब का इशू है। वो नैब जाने, उनका काम जाने, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कि इसका फेडरल गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई लेना देना है नहीं। ये 2015 से केस चल रहा है जब पीपल पार्टी के वो अंकल नवाज शरीफ चकुमती जो आजकल इनके अलाई थे। दूसरी बात आती है कि खुदा के लिए सिंध का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। अलीम खान साहब भी गिरफ्तार हैं,
नून लीग के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, केपी में भी लोग गिरफ्तार हैं, तो वो वहाँ कौन से सिंध की वजह से हो रहा है। मतलब अमाल अपने होते हैं, कहते हैं कि जी सिंधी होने की वजह से हो रहा है, पंजाबी होने की वजह से हो रहा है, पठान होने की वजह से हो रहा है। ये जो लिसानियत का बीज बोया जाता है, इसका ऐसा कोई स्टोरी नहीं है कि जी कोई सिंध में होने की वजह से, सिंध का स्पीकर होने की वजह से ये हो रहा है। ये नैब का अपना तरीकाकार है। किसी को भी इतराज हो सकता है कि जी लोग कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ना उठाया जाए, फिर रेफरेंस के बाद उठाया जाए। नैब कहती है कि हमारे पास राइट है। अलीम खान साहब पे भी कोई नैब रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ, शहबाज शरीफ साहब पे भी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को रेफरेंस के बाद उठाया। तो ये तो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारी की इन्वेस्टिगेशन तो सरदारी साहब की, फरियाल तालपुर की और मुराद अली शाह साहब की सबकी चल रही है, वो भी तो आजाद कर रहे हैं। बात यह कि ये कोई ये एलिमेंट निकाल दीजिए कि सिंधी होने की वजह से ये हो रहा है, सिंध के स्पीकर होने की वजह से हो रहा है, इसका ऐसा कोई सही नहीं है। ये गलत डायरेक्शन पर जाया जा सकता है। बाकी ये केस के मेरिट, हम कहते हैं आगा सिराज दुरानी साहब को इंसाफ होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और जो फौरन उनके पास अपनी रेमेडी लेने के उन्हें अवेल करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमने ये भी देखना है कि सिंध पीछे क्यों चला गया है, सिंध में इतनी तबाही क्यों है, सिंध में इतने करप्शन के इश्यूज क्यों है, सिंध के अस्पतालों की दवाइयाँ कहाँ गायब हो गई हैं, सिंध के स्कूलों की किताबें कहाँ गायब हो गई हैं, सिंध के रोडें तबाह हो गई हैं, रास्ते तबाह हो गई हैं, सिंध के लोग गटर का पानी पी रहे हैं, सिंध में साफ पानी कोई से कर सके। कराची या शहर, बड़े बड़े शहर जो है पूरा सिंध ही लगा लीजिए, उसके अंदर गटरस्तान बना हुआ है, मेन होल खुले हैं, पानी है नहीं, कचरा उठा नहीं रहे। मतलब अरबों रुपए के एनएससी अरबों रुपए फंड आने के बाद सिंध जो तबाह हुआ है, कोई ना कोई जरूर जिम्मेदार है। टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा खा चुके हैं लोग, कोटेशन बना के निकाला है। सिंध पीछे जाता गया, सिंधी पीछे जाता गया, सिंध के हुक्मरान आगे जाते गए, इनके असासे बढ़ते रहे, इनकी रहन सहन बढ़ता रहा, इनका सब कुछ आगे जाता रहा। बाकी ये अलग सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक आगा सिराज दुरानी साहब का अलग सब्जेक्ट है। बहसियत स्पीकर जो हमारे मौजूद हाउस के स्पीकर है, ये भी अफसोस है कि एक स्पीकर को इस अंदाज से इल्जाम हो। पार्टी ने पहले सोचना चाहिए पीपल पार्टी को, अगर कोई थे इल्जाम तो किसी और के स्पीकर बनाते हुए इनको करने देते। बात यह कि असल इशू ये है कि इन चीज़ों को हम लिसानियत के आड़ में ना लेकर आए। इनको सियासत ठीक है, इनका हक यार बंदे का सियासत करे, अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी सियासत करे, लेकिन इसको लिसानियत में ना लेके जाएंगे। सिंधी होने के नाते हो रहा है या पंजाबी होने के नाते किसी के साथ हुआ, पश्तून होने के नाते किसी के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सर ये भी बता दीजिएगा, चलें ये तो एक मतलब अलग इसको पहलू या एक रंग दिया जा रहा है। सर बात ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे वज़रा भी हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर आला भी हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ भी नैब में इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन गिरफ्तार तो नहीं किया जाता। सिर्फ एक अलीम खान की मिसाल लेके ये कहना, तो सर वहां तो ये भी बातें की जा रही हैं कि फिर इसका मतलब ये है कि अलीम खान की गिरफ्तारी जानबूझ के इसलिए कराई गई थी क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो घेरा तंग करना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द। ये बताइए ना कि फिर तो इंक्वायरीज आसिफ जरदारी साहब की भी हैं, फरियाल साहिबा की भी हैं, बिलावल भुट्टो की भी हैं, मुराद अली शाह की भी, वो भी तो जमानत पे है ना? नहीं, कोई भी जमानत पे नहीं है। नैब इंक्वायरी में जमानत पे नहीं है। जीआईटी में जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के बैंकिंग वाले केस में जमानत पर है, लेकिन जो जीआईटी के जरिए नैब में इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट से गई है, उसमें कोई जमानत पर नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो भी तो आजाद कर रहे हैं ना जी। बात है कि ये सर फिर आगा सिराज दुरानी से भी इन्वेस्टिगेशन बगैर गिरफ्तार किए भी तो की जा सकती थी ना सर। लेकिन मिसाल तो ये कायम हो रही है ना कि सिंध असेंबली के मतलब एक सूबे के स्पीकर को गिरफ्तार कर लेना, एक एमपीए को गिरफ्तार करने के लिए भी स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है। यहाँ तो सिंध असेंबली के स्पीकर को ही गिरफ्तार कर लिया गया डायरेक्ट इस्लामाबाद से। एक सूबे के सीनियर वजीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अलीम खान को। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी इसी नैब ने पकड़ा था। बात यह कि ब्यूरो को भी नैब पकड़ रही है। नैब के कुछ कवानीन होंगे ना इस किस्म के, अगर इन्हें नैब के कवानीन पे एतराज था, जब ये 18वीं तरमीम ला सकते थे, जब ये बहुत सारी इनके पास दोनों इनको कजन के पास, नवाज शरीफ जरदारी के पास, जब ये 2/3 मेजोरिटी मौजूद थी, तो मैं समझता हूँ कि इनको तो नैब के जिसको काला कानून कह रहे हैं तब्दील कर लेनी चाहिए थी ना। जिस कानून को ये कहते हैं, अगर ये समझते हैं गलत है, शायद गलत, हमारे पास तो ताकत नहीं है, हमारे पास नहीं 2/3 मेजोरिटी हमारे पास बनती नहीं है।
इन्होंने उस वक्त में तब्दीलियां क्यों नहीं कर ली? इन्होंने नए कानून में क्यों तब्दीली नहीं करी? इन्होंने अपनी मर्जी से अमेंडमेंट क्यों नहीं लेकर आगे ले आते ना उस वक्त, इतना सब कुछ बुरा था तो। सर ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरीके से एक तरफ गिरफ्तार किया गया, फिर घर पे छापा मार के तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में लेना, घर वालों को यरगमाल तक बना लेना, या आप समझते नहीं है कुछ ज़्यादा हो गया सर? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने जिन्होंने धरना दिया, घर वालों के साथ सर इस तरह का सलूक करना, मेरे ख्याल में सर मतलब ये तरीका तो नहीं होता ना एक सिंध असेंबली के स्पीकर के घर पे भी छापा मारना। आपको नहीं लगता कि चले ठीक है गिरफ्तारी अगर बनती भी थी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? देखिए, इस पर बिल्कुल मैं इस बात को सेकंड करूंगा। अगर ये इल्जाम ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये इल्जाम ठीक हैं, क्योंकि नैब का वर्जन आ गया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ स्पीकर असेंबली तो बहुत हमारे लिए सर घर पे सबको मिलने से रोक दिया गया, घर के दरवाजे बंद कर दिए गए, घर वाले अंदर मौजूद थे सर, ये तो पूरा मीडिया कल शाम में सर हर चैनल पे यही चल रहा था। देखिए, सर्च वारंट के साथ कोई घर में जा रहा है वो अलग स्टोरी है, लेकिन जो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि खुदा ना खास्ता बच्चियों के मुंह पे धुएं मारे, अगर देखिए मैं क्या कहता हूँ, अगर ये इल्जाम चीफ स्पीकर क्या, ये तो किसी आम की बकरी चोर के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। खवातीन मतलब चादर चार दीवारी की इज्जत हम सबके लिए बराबर है, ये नहीं होना चाहिए। अक्सर इनकी सिंध गवर्नमेंट के पुलिस वाले, इनके लोग सीढ़ियां लेके फिर रहे होते हैं, सबके घरों में घुस रहे होते हैं, बहन बेटियां सबकी बराबर है। अगर ये हरकत हुई है तो मैं कहता हूँ गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर मैं फिर कहूँगा, क्योंकि वो उसको मान नहीं रहे हैं, किसी न किसी जगह के इसके ऊपर इनके पास फोरम्स खुले हुए हैं, जाए कहीं इसको रखें। अगर इस किस्म की कोई बात हुई है, बाकी नैब के अपने कवानीन है, पुलिस। अब देखिए ना, ये भी तो आज भी निकलेंगे भी 12 बजे के बाद से सीढ़ियां छत पर रख के पुलिस की मोबाइलें चलते होंगे सिविल वर्दियों के अंदर, जहाँ जाएंगे ड्रग पर सीधे जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, उसमें भी चार दीवारी खाली है। तो निजाम खराब है। मैं कहता हूँ अगर साहब के साथ भी हुआ तो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो सर जैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर में नैब की इंक्वायरी चलती है, तो अगर कुछ चीजें मांगी जाती हैं या पेशी पे बुलाया जाता है सर, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, एक तरीका होता है कि आप ठीक है ऑफिस बुलाते हैं, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जब सवाल जवाब का मरहला आता है, वहां अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझे कि जो मुलजिम है वो बातें बताने में इस तरह की बातें बता रहा है जिसमें वो साफ अक्यूज नजर आ रहा है, तो सर वहां तो गिरफ्तारी इस तरह की जा सकती है। लेकिन इस्लामाबाद से अचानक से एक तरफ इस्लामाबाद से गिरफ्तारी, एक तरफ घर पे छापा मारना, सर इसको जो आमतौर पे अपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है एहतसाब कम है, इंतकाम ज्यादा है। देखिए जी, एहतसाब पहली दफा एहतसाब हो रहा है और उसमें सर मैं आपसे इस हैसियत में पूछ रहा हूं कि देखें सर, कुछ भी है, जिस तरह नैब के चेयरमैन को भी शोकॉज दिया गया कि मतलब अगर कोई बात नैब अपने इख्तियारात से तजावुज करे या कानून से तजावुज करे, तो सर इतना तो वफाकी हुकूमत इख्तियार रखती है ना कि वो नैब के चेयरमैन से पूछ सके कि आप कम से कम नॉर्मल प्रोटोकॉल तो फॉलो करें। नहीं जी, ये टेन्योर पोस्ट होती है। ये नैब के चेयरमैन साहब का जो तकर्रुर किया था वो शफी शाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने किया था। ये टेन्योर पोस्ट है, इनको हम ना कुछ शोकॉज दे सकते हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई भी जा सकता है ऐसी टेन्योर पोस्टों के लिए, चीफ जस्टिस साहब हो गए, जजेस हो गए, जो भी टेन्योर पर मुख्तलिफ चेयरमैन होते हैं, टेन्योर पोस्टें होती हैं, इसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा सकते हैं। और ना मैं नैब का तर्जुमान हूँ, ना मैं किसी और चीज का हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये घर में जाकर कोई खवातीन से कोई भी किस्म की एक फीसद भी कोई सच है तो काबिल मजम्मत है। लेकिन अगर मैं जरूर कहूँगा इसको पोलिटिसाइज ना कीजिए। और जहाँ से इन्होंने जो बात है ना धुआं मारने वाली, देखिए वो बात मुझे समझ में नहीं आती। आज मेरे एक वजीर साहब से बात हुई, मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, अलग बिठा दिया, ये कर दिया, वो भी गलत है। लेकिन ये जो है ना कि धुआं मारा गया, ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये सीएम साहब को सुन तो लेना, वर्जन की जनता नहीं समझता कि घर में। खलील आदिल शेख साहब, एक लास्ट, मैं समझ गया हूँ आपकी बात सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि सिंध हुकूमत कमजोर होती जा रही है और अनकरीब जो है ना सिंध हुकूमत गिर जाएगी। क्या समझते हैं, क्या ये सिंध हुकूमत की विकटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और अनकरीब कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है?
सिंध हुकूमत की वित्तें गिरने से नहीं, सिंध हुकूमत अपनी करप्शन के बोझ तले दबेगी, जी सिंध हुकूमत अपनी करप्शन के बोझ से गिरेगी। जी सिंध हुकूमत ने जो जुल्म किया है और ओमनी को आगे बढ़ाते गए, सिंध को पीछे धकेलते गए, ओमनी आगे बढ़ता गया, सिंध का आम आदमी गरीब होता गया, इनके अपने असासे बढ़ते गए, सिंध के गरीब आदमी के असासे कम होते गए। ये तो इस बोझ के तले दब रही है ना कि हमारा क्या करना है इनसे। इनकी लाजिम बात है कि जिस जैसी करनी वैसे बहुत सारे लोग हैं। आगा साहब तो चलो अलग इशू है बेचारों का, बात यह बड़ी लंबी लंबी बड़ी हैवी वेस्ट जो है वो सामने सुन रहे हैं। आप लोग भी बताते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, मीडिया पे सुन रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया वो हो गया, तो हम भी बात कर रहे होते हैं आपसे। लाजिम बात है कि इतने बड़े बड़े केसेस हैं, फेस करना पड़ेगा। ये कौम का पैसा है, ये इनके लिए नहीं आया था जो ओमनी को दे दिया, सब्सिडी भी ओमनी को दे दी, हर चीज ओमनी को दे दी। ये इनके लिए नहीं आया था कि बांट दिए इसको अल्लाह वास्ते में खैरात करते पैसे को। ये कौम का पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, खा गए, लूट गए। लाजिम हिसाब होगा ना, हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने वक्त दिया मेट्रो वन न्यूज़ को। नाज़रीन, हम इस मौजू पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे कि इस वक्त क्या हिकमत अमली है, क्या कुछ किया जा रहा है, और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे नवाब वसान साहब से, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे हलीम आदिल शेख साहब से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका ये कहना था कि अगर वाकई ये कुछ हुआ है या किसी के मुंह पे धुएं मारे गए हैं तो वो बिल्कुल गलत है, और वो जो है ना वो इस बात को कंडेम करते हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस सिंध में वो दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने कामों की वजह से हो रहा है, और अगर किसी ने अवाम का पैसा खाया है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इसी वाले से अब हम मौक़िफ़ लेना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम बलोच साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी सलीम बलोच साहब, ये बताइएगा कि सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी को नैब ने अरेस्ट किया इस्लामाबाद से, और उसके बाद अब उन्हें 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया गया है। सर, आप क्या समझते हैं, क्या यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है या नैब के तर्जुमान ने ये कहा कि ये एक रूटीन की कार्रवाई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी थी, रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कुछ सबूत घर से हमें चाहिए थे जिसकी वजह से हमने ये कार्रवाई की, और इसमें किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई। क्या कहते हैं सर आप? भाईजान देखो बुलंद इकबाल साहब, असल मसला ये है कि ये आपने जो वाकया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ है, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग स्पीकर को आपने जो है वो गिरफ्तार कर दिया। अब इसकी पूरी, आप मुझे पूरा मौका दें, मैं आपको पूरी अपनी जो है सर आपके पास पूरा मौका है, आप अपना मौक़िफ़ बिल्कुल बयान करें। अब ऐसा है देखो, ठीक है, हम मानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एहतसाब से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इससे पहले भी, वो चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम जो लीडरशिप है, उन सब ने एहतसाब का सामना किया। आपने तारीख में अगर आप देखो तो आपने हमेशा इल्जाम लगा के तहकीकात की, उसके बाद सबको बाइज्जत बरी किया, कुछ चीज निकला नहीं। जहां तक स्पीकर सिंध असेंबली को अरेस्ट करने का ताल्लुक है, जी जी सर, आपकी यहाँ पे सर एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं निकला, तो सर इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद कुछ केसेस भी चलाए, सारा कुछ किया, और ये भी कहा गया कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, यहाँ से कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो सर फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसी अदालत से जब आपके हक में इंसाफ आता है तो आप कहते हैं कि जी अदालतों ने बिल्कुल सही फैसला दिया, हमारे लोग बरी हुए। जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप कहते हैं अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। हम अदालत की किसी उस पे कैंगरू कोर्ट तो कहा गया था ना सर, पार्टी हमेशा अदालतों का एहतराम करता है। लेकिन बात ये कि जहां तक स्पीकर साहब का ताल्लुक है, तो एक केस आपके पास ट्रायल बेस पे मौजूद है। आपने ये तो आप कानून राइट देता है एक आम शहरी को भी। ये तो सिंध असेंबली का स्पीकर है, स्पीकर उस इदारे का कस्टोडियन है जहां लॉ बनते हैं, जहां आप इस मुल्क की कानून बनाते हैं, जहां इस सूबे की कानून बनाते हैं, उसकी कस्टोडियन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं उसकी कस्टोडियन को छोड़ दें,
अगर आप एक आम शहरी की भी बात करेंगे तो कानून उसको ये राइट देता है कि उसको आप सफाई का मौका दें। क्या नेब ने स्पीकर साहब को ये मौका दिया? अगर उन पे कोई इल्जाम था तो आपने उसको एक इंट्रोगेशन सवालनामा भेज दिया, उस सवालनामे का आपको जवाब दिया? आपने कभी उसको बुलाया? आपने उसको पूछा है? नहीं, आपने ये भी नहीं किया। उसके बाद ये कि आपने उसको अरेस्ट करने की बाद आपने उसको इस्लामाबाद में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो आपने 7-8 घंटे उसकी घर पे, जहां पे कोई मर्द मौजूद नहीं है, 5 खवातीन मौजूद हैं, उसकी बेटियां मौजूद हैं, उसकी बहू मौजूद है, उसका जो है वो बीवी मौजूद है, आपने 7-8 घंटे यरगमाल बना के उस घर में आपने क्या तलाश किया? इसका मतलब ये कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास कोई इसका अपने इस केस को साबित करने के, आप पहले अरेस्ट करते हैं, उसके बाद सबूत ढूंढते हैं। जी अच्छा सलीम बलोच साहब, देखिए ये तो आपको भी अंदाजा होगा कि नैब के कानून में जब तक चेयरमैन की इजाजत नहीं होती किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बाकायदा समरी बनाई जाती है। कोई ना कोई ऐसा, जाहिर सी बात है नैब के तर्जुमान का भी बयान आया है, और कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसपे पूरी समरी बन के गई होगी, चेयरमैन की इजाजत ली गई होगी, तब गिरफ्तार किया गया है। सर बात यह है कि अगर चले ठीक है गिरफ्तारियां, एक तरफ ये कहा जाता है, आपके चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डरते नहीं है, मतलब हम पहले भी जेल जा चुके हैं, अभी भी हम अदालतों को फेस करेंगे, हम अगर जेल जाना पड़ा तो हम जेल भी जाएंगे। तो सर मतलब अदालतों का एक प्रोसेस है, वहां से अगर चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको अदालतों पे एतमाद भी है, तो सर फिर क्या मसला है? ठीक है मतलब जहां पे शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, अब और अलीम खान को गिरफ्तार किया गया, सर वहां अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसानियत पे क्यों बात करती है कि जी चूंकि सिंध से ताल्लुक था इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब से ताल्लुक होता तो गिरफ्तार नहीं करते? सर ऐसी क्यों बातें की जा रही हैं? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर लिसानियत पे कभी यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमायत है जो पूरी पाकिस्तान की चारों सूबे पे उसकी रूट्स हैं, वो चारों सूबों की नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस मुल्क को 1973 का आइन दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिसानियत की बात करता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे अपने प्रोग्राम में कल ताज हैदर साहब ने साफ अल्फाज में कहा, सर मैंने उनको ऑन कॉल लिया था, ताज हैदर साहब को, आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने क्लियर कहा कि मेरा कसूर यह है कि मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, सिंधी हूँ और इसलिए गुलाम हूँ, और इस वजह से जो है ना हमारे साथ ही ज्यादती की जा रही है। यार नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी मकसद के लिसानियत की बात ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में की। हमने तो यहाँ अपने कयादत की जब कुर्बानी दी तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिसानियत की बात नहीं की। बात लिसानियत की नहीं है। हाँ, ये सवाल हम जरूर उठाते हैं कि यही सेम केस अगर आपकी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी केस एक नेब में चल रहा है, आप उसको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? ये हम सवाल करते हैं। हम ये सवाल करते हैं कि आपकी आसिफ कैसर के ऊपर एक केस है, आप उसको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? और दूसरा हमारा मौकफ ये है कि हमने कभी ना गिरफ्तारियों से हम डरे हैं, ना हम गिरफ्तारियों से पीछे हटे हैं, ना हम एहतसाब से भागे हैं, ना हम एहतसाब से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहता है कि एहतसाब इस मुल्क में हो, लेकिन वो एहतसाब सबके लिए एक ही कसौटी पे उसको नापा जाए, सबके लिए होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारा मौकफ इस वक्त ये है कि ये आपका सिंध असेंबली की कस्टोडियन है, आपने उसको बुलाए बगैर, उसको सुने बगैर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद आपने जो है वो 8 से 9 घंटे उसकी जो है वो घर में खवातीन को यरगमाल बना के जिस तरह का वहां बिहेवियर किया, जिस तरह का वहां आपने सलूक किया, हम उसकी शदीद लफ्जों में मजम्मत करते हैं। वो तरीकाकार बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत है नेब का तरीकाकार। यानी मैंने पहले आपको कहा कि आप पहले जो है वो केस बना के बंदे को आप गिरफ्तार कर लें, उसके बाद आप सबूत जमा करें, उसके बाद आप जाके सबूत ढूंढें। आपके पास पहले सबूत नहीं है, आपके पास पहले कोई गवाह नहीं है, आपके पास पहले कोई शवायद मौजूद नहीं है। आप पहले बंदे को गिरफ्तार करें, उसके बाद जाके आप सबूत तलाश करें। ठीक है सर, मतलब ये तो जाहिर सी बात है, ये तो अब अदालतें मौजूद हैं, वहां पे जाहिर सी बात है अपील भी की जाएगी और फिर ये देखा जाएगा कि क्या वाकई नैब रेफरेंस फाइल करने में कामयाब होती है। नहीं, बहुत शुक्रिया सलीम बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन दिया, मतलब हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया मेट्रो वन न्यूज़ को। थैंक यू। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो सिलसिला चला है, यानी जिसमें ख़ासतौर पर सिंध में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है, यहाँ तक कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत MPA जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट किया है
आगा सिराज दुर्रानी के लिए कि वो असम्बली में इजलास के दौरान मौजूद रहें। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, और आपको ये बताते चलें कि कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि हब डैम की जो सतह है वो बुलंद हो गई है। यानी अब कराची के शहरियों को शायद थोड़ा और पानी मिल सके, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ज़िला गरबी और ज़िला वस्ती के जो इलाके यानी वेस्ट और सेंट्रल के जो इलाके हैं वहाँ पे हब डैम से मौसम गर्मा के अख्ताम तक ही पानी पहुँच पाएगा, यानी जो हब डैम से पानी आ रहा है। इसी वाले से वज़ीर बल्दियात सईद गनी और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने शहरियों को मुबारकबाद दी और मज़ीद बारिशों के लिए दुआओं की अपील भी की है। अब देखना यह है कि जो यानी हब डैम में अपनी जगह यानी जो सतह बुलंद होती है या जिस तरीके से पानी ज़्यादा होता है, कराची में जो एक सबसे बड़ा मसला है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। यानी पानी की जो फराहमी है उसमें कमी अपनी जगह, लेकिन जिस तरह का नेटवर्क कराची में मौजूद है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से जो लाइनें डाली गई हैं जगह जगह से हमें वो लीक नज़र आती हैं, जगह जगह से उनमें रसाव मौजूद है, जिसकी वजह से ये पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, यानी ज़ेर ज़मीन चला जाता है, और यही वजह है कि इलाकों में पानी का शॉर्टफॉल होता है। अब देखना ये होगा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड किस तरह इस शॉर्टफॉल को यानी फेस करता है या किस तरह से इसको पूरा किया जाता है। हब डैम में पानी की सतह तो बुलंद हो गई है, लेकिन क्या वाकई कराची के शहरियों को पानी भी मिल सकेगा, या फिर इसी तरह टैंकर्स बुलवा के या किसी भी तरह सुजुकियों में पानी मंगवा के लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसी वाले से हम बात करना चाह रहे हैं असदुल्ला खान जो कि MD वाटर बोर्ड है, उनसे जानना भी चाह रहे हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने क्या इक़दामात किए हैं कि जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में ज़ाया हो जाता है उनको किस तरह रोका जाए, जिसकी वजह से बहुत सी सड़कें तबाह होती हैं। फिर साथ ही साथ जिस इलाके में पानी की कमी होती है वहीं पे जो टैंकर मालिकान हैं वो अपने अपने पोस्टर्स भी लगाना शुरू कर देते हैं ताकि जैसे ही पानी की कमी हो तो रिहायशियों को कोई प्रॉब्लम ना हो टैंकर्स के नंबर हासिल करने में। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब कुछ बात करना चाहेंगे हम कराची की ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। आज क्रैकडाउन किया गया स्कूल वैन्स और इंटरसिटी बसेस पर जो इनमें जो CNG सिलेंडर्स नस्ब हैं इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। CNG सिलेंडर्स को उतार कर अपने कब्ज़े में ले लिया गया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया कि वालिदैन और जो लोग हैं यानी स्कूल इंतज़ामिया है वो भी इस बात को यकीनी बनाए कि आया बच्चे जिस स्कूल वैन में सफ़र कर रहे हैं वो महफूज है या नहीं। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद, एडिशनल IG ट्रैफिक हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं आपकी प्रमोशन पे मुबारकबाद भी देना चाहूँगा क्योंकि आपका ग्रेट प्रमोशन हुआ है और अब आप एडिशनल IG हैं ट्रैफिक के। वेरी काइंड, वेरी स्वीट। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो ख़ासतौर पे मुहिम चलाई गई है सर, ये गाहे बगाहे कुछ महीने बाद 15 दिन के बाद एक दिन की मुहिम चलाई जाती है, उसके बाद फिर से वही प्रैक्टिस शुरू कर दी जाती है। स्कूल वैन वाले भी एक दिन के लिए या तो ट्रैफिक पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं या एक दिन के लिए सिलेंडर निकलवा देते हैं, अगले दिन फिर नस्ब करा लेते हैं। तो ये मुहिम कितने दिन चलेगी और किस हद तक क्रैकडाउन किया जाएगा? देखिए, हक और शर में हमेशा से जंग है जब से हजरत इंसान बना है और ये जंग जारी रहनी चाहिए और इससे ग्रेजुअल इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी, आम लोगों में भी, वो बच्चे जो इन वैगनों पे सफर करते हैं उनमें भी, उनके पेरेंट्स में भी, और एक ऐसा माहौल बनेगा, एक ऐसा प्रेशर डेवलप होगा स्पेशली मीडिया के ताबन से जब वो इसके हवाले से इज़हार ख्याल करेंगे और इसके जो डेंजरस एस्पेक्ट्स हैं उनको उजागर करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो एक जंग है इसमें हम बिलाखिर जीत जाएंगे। ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि कराची की जो सबसे बड़ी शाहराह है शाहराह फैसल, जिस पे आइडियाज़ 2000 यानी आइडियाज़ के वक्त जब ये दिफाई नुमाइश हुई है 2018 की, तो इसमें शाहराह फैसल पे बाकायदा पीले रंग की पट्टियां लगाकर लिख के ये बताया गया कि ये मोटरसाइकिल की लेन होगी, ये एम्बुलेंस की लेन है, ये फास्ट ट्रैक है, सारा कुछ किया गया, मुहिम चलाई गई और ये कहा गया कि जी अब
शारा फैसल पर ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराई जाएगी, मोटरसाइकिल्स को एक लेन में रहने पर मजबूर किया जाएगा, क्रैकडाउन होगा, चेकिंग होगी। सर ये सिर्फ हाशिए की हद तक ही रहा, इस लकीर की हद तक ही रहा, हमने किसी किस्म की कोई कैंपेन, कोई चीज शारा फैसल पे नहीं देखी। नहीं हुआ है सर जब से ये लाइनें डली हैं आज तक, सर मैंने तो आज तक, मेरा रास्ता मतलब रोजाना का मेरा रूट ही शारा फैसल होता है सर, मैंने तो आज तक कभी ट्रैफिक पुलिस को मोटरसाइकिल्स को एक लाइन में करते हुए नहीं देखा, फास्ट ट्रैक को अलग करते हुए नहीं देखा, ये एम्बुलेंसेस को रास्ता दिलवाते हुए नहीं देखा सर। एक्चुअली सिविलाइज्ड मुल्कों में तो लोग खुद पाबंदी करते हैं। अब कराची शहर में कोई 30 लाख के करीब मोटरसाइकिलिस्ट हैं। अब आप इमेजिन करें, और आप खुद बता रहे हैं कि ये सबसे अहम और मसरूफ तरीन शाहराह है। इसमें मोटरसाइकिल और हर तरह की गाड़ियां आपस में मिलजुल के ट्रेवल कर रही होती हैं। अब उसमें प्रैक्टिकली मोटरसाइकिलिस्ट को निकाल के एक साइड पे लगाना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, एक इंतहाई मुश्किल काम है। सर शायद आपकी नॉलेज में होगा, बाकायदा मुहिम चलाई गई मीडिया पे, यानी ये कहा गया कि जी हम शारा फैसल को ट्रैफिक कवानीन के हिसाब से हम पाबंद करेंगे। इसमें बाकायदा सर डिमार्केशन की गई कि ये मोटरसाइकिल की लेन्स है। सर मतलब आपके हायर अप्स की जानिब से जब मीडिया कैंपेन की जाती है उसके बाद अमल दरामद नहीं होता तो अफसोस तो होता है ना सर, कि जब इतनी बड़ी मीडिया कैंपेन चलाई गई कि हम ये कुछ करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड 0% अमल दरामद। आपकी शिकायत बिल्कुल बजा है, लेकिन एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस तो किया गया है ना। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मोटरसाइकिलिस्ट में अवेयरनेस भी आएगी। ठीक है, कैंपेन शुरू हुई, कुछ दिन चली, फिर कमजोर पड़ गई, आपकी शिकायत वजह है। लेकिन अब आप एक नए जोश जज्बे से दोबारा इसको करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो आम मोटरसाइकिलिस्ट है उस तक ये खबर पहुंच नहीं पाती, और हर किसी को एक चलती हुई इंतहाई मसरूफ सड़क पे खड़ा करके या अलग करके बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कुछ आप समझ देंगे सही है, उसके लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने मंजिल के करीब आते जाते हैं। तो ये नए आइडियाज हैं जो शुरू हुए हैं, ये सही आइडियाज हैं। आप इससे तो एग्री करते हैं ना कि ये आइडियाज इन प्रिंसिपल सही हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। देखिए सर, बाकी ममालिक में इसी तरीके से होता है सर, जब तक कि ट्रैफिक पुलिस इसको इम्प्लीमेंट नहीं कराएगी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि शहरी जो है ना इस बात की पाबंदी करें। सर ये भी जानना चाहूंगा कि माजी में ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ, बाकायदा तस्वीरें खिंच के लोगों के घरों पे चालान आया करते थे, लेकिन सर ये सिलसिला भी बहुत कम अरसे के लिए रहा। अब उसके बाद आप जिस सिग्नल को चाहें तोड़ दें, निकल जाएं, अब उस तरीके से ई चालान्स भी नहीं आते। जो कैमरे लगाए गए शायद मेरे ख्याल में एक्सपायर हो गए, या नेट की मौजूदगी ना होने की वजह से नहीं चल पाते। सर जो चीजें लगाई जाती हैं उसको परमानेंटली मेंटेन क्यों नहीं किया जाता? देखिए, यही चीज लाहौर में हो रही है, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे 10,000 कैमराज लाहौर, जो आपकी आधे साइज का भी शहर नहीं है, वहाँ पे 10,000। सेफ सिटी एक अलहदा प्रोजेक्ट है सर, 10,000 कैमरे होना एक अलहदा प्रोजेक्ट है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा ऐसे कैमरे पहले नस्ब किए गए थे जिनसे ई चालान जनरेट होता था। वो बिल्कुल होता रहा है, उसमें इशू ये है सर अब नहीं हो रहा। गाड़ी उसके नाम रजिस्टर नहीं होती जो एक्चुअली सड़क पे चला रहा होता है। आपके इल्म ही है, एक बंदे के नाम रजिस्ट्रेशन होती है और वो कई बंदों को फरोख्त हो चुकी होती है गुज़श्ता चंद सालों में। उसकी वजह से वो गलत जगह पे वो चालान जाता है, वो एक्चुअल ओनर नहीं होता। इसके लिए हमें अपने एक्साइज के निज़ाम को भी दुरुस्त करना होगा। उसके बगैर ये एक आइलैंड में हम नहीं रहते कि बस एक एस्पेक्ट के लिहाज से सब कुछ ठीक हो जाए जबकि बाकी चीजें उसी तरह चलती रहें। अब आप देखें फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स की भी बड़ी शिकायतें मिलती हैं कि जी काम नहीं करते। अब वो ट्रैफिक सिग्नल्स की तो फिर कुछ पासदारी मिल जाती है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, शॉर्टली ब्रीफली इसका आंसर कर दीजिएगा। सर कराची इतना बड़ा शहर है, इतना ट्रैफिक है सर, कभी कराची में सीट बेल्ट की पाबंदी को आप मुमकिन बना सकेंगे जिस तरह इस्लामाबाद में होता है, जिस तरह लाहौर में है? जब मेरा जाना होता है इस्लामाबाद या लाहौर, अगर मैं टैक्सी में भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो कोई ये सोच नहीं सकता कि बगैर सीट बेल्ट पहने जो है ना सड़कों पे निकल जाए। बड़ी बात है सर, वो भी तो पाकिस्तान के ही शहर है। जी बिल्कुल, हमें भी जाने का इत्तेफाक होता है। इस्लामाबाद निस्बतन बहुत बेहतर इन्फोर्समेंट है क्योंकि चूंकि शहर का साइज छोटा है, ज्यादा वेल रेगुलेटेड ट्रैफिक है, ऑर्गेनाइज सिटी है। कराची में एक्चुअली वॉल्यूम ट्रैफिक का इतना है, कोई हमारे यहाँ मैस ट्रांजिट का सिस्टम नहीं है, ना
बस का सिस्टम है, ना ट्रैम का सिस्टम है, ना अंडरग्राउंड रेलवे का सिस्टम है। हर बंदा गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे सफर करने पे मजबूर है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 मिलियन के करीब हर तरह की व्हीकल रवादवा होती हैं कराची में। इतना वॉल्यूम ट्रैफिक का इस साइज के दुनिया के किसी शहर में नहीं होता। असल में जरूरत इस बात की है कि हम मैस ट्रांजिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। ये सड़कों पे गाड़ियों का और मोटरसाइकिलों का वॉल्यूम कम हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने। फिर एनफोर्समेंट जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगी, लेकिन बहरहाल हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, अब न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का ये काम है बल्कि एज अ मतलब कॉमन मैन या एक आम शहरी के तौर पे हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करे। और दरअसल ये कवानीन जो है, ये इसकी पाबंदियाँ जो है ना, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होती हैं। आप जितना ही ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, इसमें आपकी अपनी हिफाजत है। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे किसी कानून की पाबंदी के लिए कह रही है तो इसमें उनका कोई फ़ायदा है, बल्कि अगर हम सब मिलके ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें तो शायद हमारे शहर से ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाए, एक्सीडेंट का मसला हल हो जाए। मेरा नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।